बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम आपसे मैदे के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। मैदा इंसानी नशोनुमा के अंदर बुनियादी किरदार अदा करता है। मैदा जो है हमारी ख़ुराक को हज़म करने में मदद देता है। मैदा इंसान की बुनियादी हैसियत रखता है बॉडी के अंदर। अगर मैदे के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाता है, मसला हो जाता है, तो इसका रूहानी इलाज भी है। वो ये है कि पारा नंबर 28 सूरत मुनाफिकून, इसको अगर आप पढ़ के पानी के ऊपर दम करके पिएंगे तो अल्लाह पाक आपको शफा देगा। मेडिकली लिहाज से अगर आप चाहते हैं कि हमें मेडिकल लिहाज से जो है वो ब्रीफ़ किया जाए, तो इसके बारे में हमारे पास डॉक्टर अकील साहब मौजूद हैं, जो ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल के अंदर फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं, डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैदा जो है ये किस चीज़ों से ख़राब होता है, किस तरह ख़राब होता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अकील और मैं ज़ेबुन्निसा ट्रस्ट हॉस्पिटल में एज ए सीनियर मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। आज हमारा जो टॉपिक है डिस्कशन के लिए वो है स्टमक अल्सर्स। स्टमक अल्सर्स, इससे पहले कि हम इनको डिस्कस करें, मैं एक तशख़ीस के बारे में, एक रिसर्च के बारे में आपसे डिस्कस करना चाहूँगा, जो कि NCBI के थ्रू 2015 में मैदे और दूसरी बीमारियों के बारे में पाकिस्तान में हुई। उसके थ्रू हमें ये आगाही मिली कि तकरीबन जो नॉर्मल पाकिस्तान के अंदर मरीज़ पाए जाते हैं, उनके अंदर 33% ऐसे मरीज़ हैं जो मैदे के मसाइल के अंदर मुब्तला हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद बनती है। स्टमक अल्सर एक आम जिस्म में बाकी जिस्म के हिस्सों के अल्सर्स की तरह ही होते हैं, लेकिन ये हमारे मैदे के अंदर पाए जाने वाले अल्सर्स होते हैं। इसके अलावा छोटी आंत के अल्सर्स होते हैं। छोटी आंत के अल्सर्स भी खुराक जो छोटी आंत होती है उसके शुरू वाले हिस्से में पाए जाते हैं, और इनको मिलाकर हम पेप्टिक अल्सर बोलते हैं। और अगर ये किसी मरीज़ के अंदर बीमारी कॉज करते हैं तो उनको हम पेप्टिक अल्सर डिजीज़ कहते हैं। इनकी वजह से इनकी दो जो मेन कॉजेज़ हैं, उनके अंदर एक बैक्टीरिया छोटा एक जरासीम पाया जाता है जिसको H. पाइलोरी या हेलिकोबैक्टर पाइलोरी कहा जाता है। इसके अलावा कुछ ऐसी अद्वियात जिनके अंदर एनसेड्स या डिक्लोफेनिक सोडियम पायरोक्सिकैम, ऐसी अद्वियात जो हम अपने मस्कुलर पेन के लिए, जिस्म में दर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनकी ज़्यादती या एक टाइम पीरियड से ज़्यादा जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वो भी इन अल्सर को बनाने के अंदर अपना रोल प्ले करता है। इसके अलावा कुछ अद्वियात ऐसी होती हैं जो दिल के मरीज़ एक ख़ास अरसा से ज़्यादा टाइम के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी इन अल्सर्स को बनाने में अपना एक रोल प्ले करता है। तो H. पाइलोरी, अगर हम इसको देखें कि H. पाइलोरी अल्सर कॉज कैसे करते हैं, तो H. पाइलोरी बेसिकली हमारी खुराक के अंदर ही या उसके अंदर ही जाने वाला, खुराक के थ्रू हमारे मैदे के अंदर जाने वाला एक जरासीम है जो जाके स्टमक की वॉल को इन्वेड करके तो वहाँ पे एक अल्सर या एक स्वेलिंग, सोजिश पहले सबसे कॉज करता है, और उसके बाद वहाँ पे एक डिफेक्ट कॉज कर देता है, जिसकी वजह से मरीज़ हमारे पास मैदे में जो पेट के ऊपर वाला हिस्सा है उसमें दर्द के साथ आते हैं। डॉक्टर साहब ये बताएं कि मैदे की बीमारियों की तशख़ीस जो है वो किस तरह करनी चाहिए? अगर इनकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर या तशख़ीस के अंदर जाएं हम, तो सबसे जो इफ़ेक्टिव इसकी इन्वेस्टिगेशन है जिसके थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि H. पाइलोरी या अल्सर जो हमारी छोटी आंत के अल्सर्स हैं या गैस्ट्रिक अल्सर्स हैं, उनकी तशख़ीस के लिए एंडोस्कोपी की जाती है। एक कैमरे वाला टेस्ट होता है जो हमारे खुराक वाली नाली से मैदे और मैदे से छोटी आंत में जाता है, जो कि एक डिफेक्ट को या अल्सर को, उसकी लोकेशन का पता लगाता है या ये इस चीज़ का पता लगाता है कि वो अल्सर अपनी जगह पे मौजूद है या कोई आम मैदे वाली बीमारी है। तो उसकी वजह से हम उसकी तशख़ीस कर सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ मैं अपने नाज़रीन से शेयर करना चाहूँगा कि आम OPD के अंदर पेशेंट हमारे पास एक बहुत कॉमन टेस्ट H. पाइलोरी का वो लेके आते हैं और वो हमारे साथ शेयर करते हैं। अगर वो पॉजिटिव आ जाए तो वो बहुत परेशान हो जाते हैं। तो मैदे के अल्सर होना एक अलहदा बात है। H. पाइलोरी तो नॉर्मली भी हमारे मैदे के अंदर पाया जा सकता है। वो तब तक एक ख़ास मिकदार में उसकी तादाद ज़्यादा ना हो जाए तब तक वो कोई बीमारी कॉज नहीं करता। अगर करे भी, बहुत कम मरीज़ ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिर्फ वो सोजिश या स्वेलिंग काज कर सकता है, जिसे गैस्ट्राइटिस भी कहा जा सकता है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि जो लोग पहले से दायमी बीमारियों में मुब्तला हैं, कोई दिल का मरीज़ है, शुगर का है, कोई मतलब जिगर और पित्ते का है, तो वो मेडिसिन ले रहे हैं, उनका मैदा भी ख़राब हो गया है, तो वो अपनी तशख़ीस, वो अपना इलाज किस तरह करवाएं?
تو اس کے علاج کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں وہ ادویات کو بند کرنا ہوتا ہے، جیسے جسم میں دردوں کے لیے جو ادویات استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کو بند کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ ٹرپل رجیم کہا جاتا ہے، جس سے ہم ایچ پیلوری جو خاص جراثیم جو السر کاز کر رہا ہے اس کی ریڈیکیشن کے لیے 10 سے 14 دن کے لیے اس کا کورس ہوتا ہے، وہ کروایا جاتا ہے اور وہ جو ایچ پیلوری ہے وہ ریڈیکیٹ ہو جاتا ہے۔ اور معدے کی سوزش کے لیے جو ہم ایسومیپرازول یا میپرازول ایسڈ سپریسنٹس ڈرگز استعمال کرواتے ہیں، خاص مریض جو دل کی دوائیاں استعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی دل کی دوائیوں کو ہم جاری رکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر ہم سٹمک یا ایسڈ پروٹیکٹنگ ڈرگز کا استعمال کرواتے ہیں، جس سے جو معدے کے اندر جو ایسڈ پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے یا جو تیزاب پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک لمیٹڈ مقدار میں رہتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میرا ایک اور آپ سے سوال ہے کہ معدے کی بیماریوں سے بچنے کے لیے کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی چاہیے، اس کے بارے میں بتا دیں۔ اگر ہم پریونشن کی بات کریں کہ معدے اور اس کے مسائل سے اگر ہم کس طرح خود کو اور اپنے گھر والوں کو اور اپنے معاشرے کو ان مسائل سے محفوظ رکھ سکتے ہیں، تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اپنی خوراک کو ہمیں یکسر تبدیل کرنا پڑے گا۔ ہم نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ دیہات میں یا ارد گرد کے لوگوں کے اندر بہت زیادہ اسپائسی فوڈ اور آج کل فاسٹ فوڈ کا رجحان ضرورت سے زیادہ بڑھ چکا ہے، جس کی وجہ سے معدے کے اندر تیزابیت کی مقدار بہت زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے اور مریض اس میں معدے کی بیماریوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ سگریٹ اسموکنگ کا رجحان جو کہ ایک ینگ جنریشن میں بھی ایک بیماری کی طرح ہی ہے، ایک معدے کی بیماری کے علاوہ بھی یہ بہت ساری بیماریوں کی کاز ہے، جس میں دل کی بیماریاں، دماغ کی بیماریاں، خون کی شریانوں کو تنگ کرنا، سٹریس پیدا کرنا، یہ بہت ساری بیماریوں میں اپنا رول پلے کرتا ہے۔ اس کے علاوہ پراٹھا، تلی ہوئی چیزیں، فرائیڈ فوڈ، ان چیزوں سے اگر ہم بچ جائیں یا اپنی خوراک کے اندر ان کو تبدیل کر کے اور اگر ہم دیکھیں پرانے وقتوں کی خوراک کے اندر اس کی طرف ہمیں اپنا رجحان کرنا پڑے گا، جس میں سبزیوں کی طرف جانا پڑے گا، فروٹس کی طرف جانا پڑے گا، ایک نیچرل اپنی خوراک کو موڈیفائی کر کے، تو ہم یہ باقی بے شمار بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ دوسرا، اس میں ینگ جنریشن کے اندر آج کل ایک رواج سا بن گیا ہے کہ جو کولڈ ڈرنکس ہیں، کولڈ ڈرنکس بھی پیپٹک السر، اگر ہم اس بیماری کے بارے میں بات کرتے ہیں تو پیپٹک السر کو ورسٹ کرنے میں یا اس کی کنڈیشن کو خراب کرنے میں اپنا بہت نیگیٹو رول پلے کرتا ہے۔ تو معدے میں بھی یہ بہت اس کا نیگیٹو رول ہے۔ اگر ہم کولڈ ڈرنکس یا اس طرح کی جو مشروبات ہیں ان کو اوائڈ کریں گے تو معدے کے مسائل اور پیپٹک السر سے بھی ہم بچ سکتے ہیں۔